जय महेश। तो जी भूतड़ा, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप विचार मंच की अवधारणा के बारे में कुछ सबको बताएं। सभी लोगों को मेरा नमन। मर्दा साहब भी हैं, जय किशन साडा जी साहब भी हैं, और बहुत सारे हमारे जितने मधुसूदन जी, अरुण जी, कल्याणी, सभी एडमिन जुड़ चुके हैं। मुकेश जी राठी भी जुड़ चुके हैं। अच्छा, मुकेश जी राठी भी जुड़ चुके हैं। मैं विचार मंच की जो आपने बात कही, तो मैं बताऊं कि माहेश्वरी विचार मंच भारत और माहेश्वरी विचार मंच ग्लोबल, इन दोनों की तरफ से मैं मधु भूतड़ा आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे विचार मंच की जो बीजारोपण था वो 3 वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन अब इसकी शाखाएं प्रशाखाएं भारत में भी और वैश्विक स्तर पर भी हो चुकी है। विचार मंच की जहां तक हम बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य बहुत सटीक और बहुत सुदृढ़ है। युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करना, समाज में होने वाली कुरीतियां और विसंगतियों को खत्म करना, जड़ से खत्म करना, हमारे विचारों का मंथन करना, संस्कारों की अभिवृद्धि और हमारी जो संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करना, ये हमारा विचार मंच का उद्देश्य है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जब हम दूध दही को बिलोते हैं और बहुत अच्छे से बिलोते हैं, तो उसमें से जो मक्खन निकलता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, और उसमें जो अवशेष रह जाता है वो छाछ हमारे लिए बहुत पौष्टिक होती है। ये बहुत छोटा सा घरेलू बात कर रही हूँ, जो शायद हर घर में होता है, और यही उद्देश्य हमारा विचार मंच का है। यहाँ से जो मंथन करने के बाद जो चेतना जागृत होगी, जो तरंगे निकलेगी, जो भाव निकलेंगे, जो शब्द निकलेंगे, हमारे जो प्रबुद्ध लोग इससे जुड़ चुके हैं, उनसे जो चीज, जो मंथन करके जो चीज निकलेगी, वो जन जन के हृदय में पहुंचेगी, और यहीं से हमारा स्वरूप तैयार होगा, समाज का और राष्ट्र का। और इस स्वरूप, ये जो स्वरूप बनेगा, ये बहुत सुदृढ़ होगा, शक्तिशाली होगा, सुसंस्कृत होगा और सुंदर होगा। मैं यहाँ पर अभी जितने लोग जुड़े हैं, उसमें से मैं देख रही हूँ कि कई लोग नए भी हैं। उन सब से मैं आह्वान करती हूँ कि अधिक से अधिक विचार मंच से जुड़कर अपना योगदान दें, क्योंकि ये विचार मंच आप सभी के साथ चलेगा और सभी के साथ इसकी जो पूर्ण रूप होगा वो आप सभी के साथ होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसके साथ जुड़ें। बहुत अच्छे लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छे लोग जुड़ना बाकी है, तो हमें जुड़कर इसको लाभान्वित करना है और जन जन के हृदय में पहुंचना है। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा विचार मंच का उद्देश्य कोई हो ही नहीं सकता है। और आज जो सेशन जनरेट हुआ है, ये हमारी एक्चुअली पहली मीटिंग है विचार मंच की। कुछ टेक्निकल, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, शुरुआत होती है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन आज का सेशन हमारे एक महामारी, कोरोना महामारी का और लॉकडाउन की अवधि का जो संदेश है, और राजेश जी चांडक द्वारा जो हमारे वित्तीय संकट जो गहरा रहा है, उसके लिए जो मार्गदर्शन होगा, वो मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा। विचार मंच की पहली बैठक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के साथ और बहुत ही सुंदर विषय लेकर, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे गिरिजा जी। और मुझे लगता है कि अभी हमारे और भी एडमिन हैं, जब तक लोग जुड़ते हैं आप उनमें से किसी और से भी आग्रह करें। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगी आप सभी से कि कल हमारे एडमिन पैनल में से एक कमल जी भूतड़ा की माताजी का गोलोक गमन हो गया है, तो 2 मिनट के लिए हम उनके लिए मौन धारण कर सकें। उस बीच में बाकी लोग आ भी जाएंगे और हम लोगों का एक बार मैं आग्रह करूंगी सबसे कि उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। तो ओम शांति। श्याम सुंदर जी माहेश्वरी साहब अगर हमारे साथ उपस्थित हों, तो मैं श्याम सुंदर जी माहेश्वरी, जो विचार मंच के संस्थापक हैं, श्याम सुंदर जी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, क्या आप हैं हमारे साथ?
श्याम सुंदर जी महेश्वरी, शायद अभी तक आए नहीं है। मैं आग्रह करूंगी जय किशन जी सारडा साहब से कि वो आए हुए अतिथि गणों से सबका परिचय करवाएं। जय किशन जी सारडा। जय महेश, आप सभी का माहेश्वरी विचार मंच और ग्लोबल माहेश्वरी विचार मंच केंद्र में आज इस वेबिनार प्रोग्राम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हार्दिक स्वागत के क्रम में अपने जीवन के 4 रमेश का जिक्र करना चाह रहा हूं, जो शायद यहाँ पहुंच चुके होंगे, सिर्फ एक के अलावा जो आरसी लाहौटी साहब हैं, वो निश्चित रूप से मैं उनको बहुत कम डिस्टर्ब करता हूं। लेकिन रमेश जी मर्दा साहब, रमेश जी तापड़िया साहब और रमेश जी परतानी साहब, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने 30-35 वर्षों में मुझे विचारों को मंथन करने में इन लोगों ने बड़ा सहयोग दिया है और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और इनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही जो इन दिनों इस कोरोना के पीरियड के अंदर में हमारा ये प्रयास रहा कि किस तरीके से विचार मंच को डेवलप किया जाए, और अक्षय तृतीया के दिन प्रभु की कृपा से, भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से 5 केंद्र जो है हमारे स्थापित हैं और एक जो ग्लोबल है वो हो चुका है। इस तरीके से हम अपने विचारों के मंथन को, और हमारा लक्ष्य ये है करीब 600 से 700 लोग जो हमारे समाज के अंदर विशिष्ट चिंतक है, उन लोगों को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे हम ला सके, ताकि समाज में, जैसा मधु जी ने कहा, सारी व्याख्या बतला दी है, उन चीजों को हम कम से कम ग्रहण कर सके। राजकुमार जी कालिया साहब आ चुके हैं। मैं राजकुमार जी कालिया का बहुत ज्यादा अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि देखिए कालिया साहब में एक सबसे बड़ी बात यह है, हमारे युवा लोगों में, मैंने जैसे कहा, रमेश जी परतानी साहब हो, चाहे रमेश जी मर्दा साहब हो, या चाहे आपके रमेश जी लाहौटी साहब हो और रमेश जी परतानी साहब हो, तो मैं इन लोगों का हार्दिक आभार करता हूँ। मुझे ज्यादा बहुत कुछ कहना आता भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सभी लोगों का मार्गदर्शन आने वाले समय में माहेश्वरी समाज के सामाजिक संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए हम कितना कर सकते हैं, आप लोगों की सहयोग से मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। जय महेश। मैं आग्रह करूंगी राजकुमार जी कालिया से, युवा संगठन अध्यक्ष, वो हम लोगों को कुछ विचार व्यक्त करें इस प्रोग्राम के बारे में। बिल्कुल। सभी को जय महेश। माहेश्वरी विचार मंच द्वारा आज समग्र भारतवर्ष और नेपाल को मिलाकर माहेश्वरी बंधुओं को जोड़ते हुए एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो जय किशन जी सारडा और माहेश्वरी विचार मंच के सभी बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज इस वेबिनार के माध्यम से हमें राजेश जी चांडक साहब से रूबरू होने का मौका मिलेगा, जो हमें बताएंगे कि आने वाले समय में कोरोना महामारी के बाद में व्यापार और व्यवसाय में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज की संभावना है, जिसकी जानकारी की आज नितांत हमें आवश्यकता है। साथ ही आज रमेश जी मर्दा, रमेश जी तापड़िया सरी के कई गणमान्य समाज बंधु इस वेबिनार के माध्यम से इसमें सम्मिलित हुए हैं और अपने विचार रखेंगे। निश्चित ही मान के चलना चाहिए कि इन सबके विचारों से हमें न केवल मोटिवेशन मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में हमें किस तरह से और सुधार करके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहिए और अन्य व्यवस्थाओं को जमाना चाहिए। मैं सभी को बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, ये समय गुजर जाएगा, कोरोना महामारी निकल जाएगी, और जो इस समय में आने वाले समय का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे और हम सबको साथ मिलकर मजबूती से कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जय महेश। जय महेश। राजकुमार जी कालिया युवा अध्यक्ष का एक छोटा सा शुभकामना संदेश। इसके बाद मैं आग्रह करूंगी रमेश जी मर्दा से कि कृपया वो भी अपना शुभकामना संदेश हम लोगों के लिए दें। रमेश जी मर्दा।
थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, परंतु ये गुजरती भी तो नहीं अपनों के बिना। ये जो अपनों को मिलाने का आपने काम किया है इस ग्लोबल विचार मंच और भारतीय विचार मंच के माध्यम से, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, साधुवाद। भाई जयकिशन जी, मधु जी, गिरिजा जी, दूसरे मधु जी और अन्य सभी साथी जो इससे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में और इस लॉकडाउन के बाद में जो कुछ विश्व हमारे सामने आएगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका विचारों की ही रहेगी। हम किस तरह के विचारों से अब आगे के विश्व को सुंदर बनाएंगे, हम आगे के समाज को सुंदर बनाएंगे, आगे हम व्यक्ति को कितना सुंदर बनाएंगे, हमारे परिवार कितने सुंदर बनेंगे, ये सब अब आने वाले समय में हमारे विचारों पर निर्भर करेगा। कुछ वास्तविक बातें होगी, जैसे कि आज आदरणीय राजेश जी चाणक्य साहब को हमने आमंत्रित किया है। जीवन किस तरह चलेगा, आर्थिक युग कैसा बनेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, ये बातें हमें डेफिनेटली समझनी रहेगी। पर विचार मंच एक सशक्त माध्यम बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। विभिन्न तरह के आयोजन, विभिन्न तरह के वक्ता, विभिन्न तरह के विचार हमें लगातार सुनने को मिलेंगे। आदरणीय रमेश जी परतानी साहब बहुत ही सशक्त मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं सभी विषयों का। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम उनके उद्देश्यों को, उनकी प्रेरणाओं को प्राप्त कर रहे हैं। भाई जयकिशन जी साहब और आप सभी को खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। आशा है हम और आप इसी तरह मिलते रहेंगे और समाज के लिए कुछ न कुछ नया सोचने का, कुछ न कुछ नया करने का पराक्रम करते रहेंगे। राजकुमार जी, रमेश मर्दा, रमेश जी परतानी, राजेश जी, मुझे लगता है जयकिशन जी साहब आपने सारे ही तुला राशियों को एक साथ बुला लिया है। आप सभी का धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय महेश। मैं आग्रह करूंगी, हमारे साथ नेपाल चैप्टर के अध्यक्ष महेश जी सोनी भी हम लोगों के साथ हैं। उनका वीडियो शायद ऑन नहीं है। महेश जी सोनी, हम आपको भी सुनना चाहेंगे। हेलो महेश जी सोनी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं, महेश भाई सुन पा रहे हैं। हाँ, पहले तो मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। अभी समसामयिक चर्चा यहाँ चल रही है। समसामयिक चर्चा से हम लोग को निश्चित ही कुछ फायदा होगा। कोरोना के से अभी जो गुजर रहा है, एक क्राइसिस में गुजर रहा है, क्राइसिस से निकलने के लिए आज हमारे रमेश जी है, राजेश जी बाबू जो है, जो हम लोग को बताएंगे, वो निश्चित ही सबके लिए उपयोगी होगा। अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं राजेश बाबू से ही ये ज्यादा सुनने की अपेक्षा रखता हूँ। इतना कहते हुए सबको फिर शुभकामना देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ सामने हैं अनीता जी अटल, महेश्वरी महिला संगठन नेपाल, महेश्वरी महिला संगठन नेपाल चैप्टर की अध्यक्षा। अनीता जी, आपकी शुभकामना। अनीता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप बोल सकती हैं। जय महेश। जय महेश। आज इस ग्रुप में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, कुछ न कुछ अपने इसमें जानकारियां लाभदायक ही मिलेगी, ऐसा है मेरे को। आज जय किशन अंकल के बोलने से इस ग्रुप में आए और सभी को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ न कुछ होने वाला ही है और सभी को मेरी युवा संगठन अध्यक्ष शुभकामना। अनीता जी के बाद युवा संगठन अध्यक्ष विवेक जी भी हमारे साथ हैं। विवेक जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग आपका व्यू भी जानना चाहेंगे एज अ युवा। पहले तो सभी को जय महेश, सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। और ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये हम युवाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि जो माहौल हम कर रहे हैं अब, उससे मेंटली बचना और भी ज्यादा जरूरी है। तो सरकार है, व्यवहार है, हमें आशा विश्वास साथ
इस वेबिनार की अग्रिम सफलता की कामना देते हुए अब हम राजेश चांडक की प्रतीक्षा करें। कैसे शेयर? हाँ सर, हाँ राजेश जी चांडक, हाँ जी, राजेश जी चांडक को नमन करते हुए मैं उनसे आग्रह करूंगी कि प्लीज, अब द स्टेज इज ऑल योर्स, वी वुड लाइक टू हियर यू द मोस्ट। आपके स्वागत में क्या कहें क्या नहीं, ये सोचते हुए आपसे विराटनगर में मिलने का विराट ऊर्जा प्रोग्राम में सौभाग्य प्राप्त हुआ था और हमारे नेपाल के भाई और बहन आपसे सुपर इम्प्रेस्ड थे। तो जब से पता चला कि आप आ रहे हैं तो इवन आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि ठीक है, हम मुझको होस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो मैं गिरिजा साल्डा पूरे नेपाल की तरफ से और पूरे ग्लोबल विचार मंच की तरफ से और भारत विचार मंच भारत की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। राजेश जी चांडक। बहुत बहुत शुक्रिया। जय महेश। ग्लोबल विचार मंच, ग्लोबल माहेश्वरी विचार मंच के सभी साथियों, आज मुझे बहुत खुशी हुई जय किशन जी साल्डा साहब ने ये प्रोग्राम जो है बड़ी सशक्तता के साथ में पूरे माहेश्वरी भाइयों को साथ में लाके करने की कोशिश की है। और कार्यक्रम में महेश जी सोनी भी उपस्थित है, अनीता जी अटल भी है, विवेक जी भी हैं। विशेष रूप से रमेश जी मर्दा भाई साहब का शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई है। मेरे सीनियर मेरे गुरु विक्रम भाई अब भाभी के साथ में इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और राजकुमार जी कालिया साहब युवा संगठन अध्यक्ष साथ में उपस्थित है। ये तीसरा प्रोग्राम है उनकी उपस्थिति में मैं कर रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है। आज का जो विषय है वह व्यवसाय यानी बिजनेस और प्रोफेशन से संबंधित ऐसा विषय है। मैं जब नेपाल में प्रोग्राम मैंने किया था विराटनगर में, वो एक सामाजिक विषय पे था। मुझे बहुत खुशी हुई थी वहाँ आके आप सबसे मिलके, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में आपने वह प्रोग्राम रिसीव किया था और बहुत अच्छा फीडबैक उसका आया था। आज एकदम अलग एक प्रोग्राम है। महेश जी सोनी एक सफलतम बिजनेसमैन है, वे भी साथ में जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो बिजनेस के लिए जो आज की समय आया हुआ है, इसमें आज की परिस्थिति में हम थोड़ी देर चर्चा यहाँ पे करना चाहेंगे कि किस प्रकार से व्यवसाय का वातावरण आज है और क्या हम आने वाले निकट भविष्य में उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। ये चर्चा हम करेंगे बिजनेस और प्रोफेशन से संबंधित। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। करीब 1 घंटे का अपना ये प्रोग्राम चलने वाला है और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग तब तक साथ में हैं। ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको और मेरी आवाज ठीक से आ रही है गिरिजा जी? हेलो, बिल्कुल बढ़िया से आ रही है आवाज। आवाज ठीक से आ रही है और स्क्रीन? जी जी, परफेक्ट परफेक्ट। वेरी वेरी। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्लोबल माहेश्वरी विचार मंच ने ये जो आज जो थोड़ा सा शुरू का इनिशियल सेटअप एक बार हो जाए तो फिर हम जितनी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। दिस प्रोग्राम मतलब ये बिजनेस का प्रोग्राम है, इसलिए मैंने ठीक है। तो ये कोरोना की वजह से अजीब चुनौतियों का सामना आप हम कर रहे हैं। जिंदगी बड़ी बदली लग रही है, अपने नए रूप सामने आ रहे हैं। घर में, परिवार में, अकेले में इतना समय गुजारने की न किसी को आदत है, ना किसी को मौका मिला है। अब ये नया कितने दिन हो गए, 1.5 महीने के करीब हो गया और ये लॉकडाउन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और रोज नया कुछ न कुछ बातें इसमें आती है। इसलिए ऐसा लगता है रोज जिंदगी बदल गई है।
सरकारें बहुत अच्छा अपना काम कर रही है, लोकल अथॉरिटीज अपनी डिसिप्लिन के साथ में हमें गाइडेंस दे रही है, और इसलिए हम अपने बिजनेस को लेके और प्रोफेशन को लेके विचार में रहते हैं कि कल कैसा आएगा और हम किस प्रकार से काम करने वाले हैं। निकट भविष्य बड़ा ही अनिश्चित लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे जो आदतें हैं वो आदतों के हिसाब से काम नहीं हो रहा, नई आदतें अभी लगना बाकी है। तो इस बारे में हम विचार करते रहते हैं कि किस प्रकार से होने वाला है, और टीवी की न्यूज़, न्यूज़पेपर की न्यूज़ और व्हाट्सएप के मैसेज देखकर रोज चिंताएं बढ़ती चली जाती है कि अब और आगे क्या होने वाला है। लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छे जीन्स मिले हैं, व्यवसाय के तौर तरीके हम सब लोग समझते हैं, और इसलिए आने वाली तकलीफों के साथ में जूझने का एक जबरदस्त मादा हमारे अंदर है, और वही सोचकर हम तकलीफों को मात देते चले जाते हैं। ये कोरोना वायरस आया हुआ है और ये हमारे पीछे लगा हुआ है, हम इससे आगे आगे दौड़ रहे हैं और इसको हम जीतने नहीं देंगे। जीतना हमको है। इतिहास गवाह है कि हमेशा हमने जहां जहां कोशिश की हम जीते, दुनिया में जहां गए वहां हम जीते। जिस व्यवसाय में, जिस प्रोफेशन में, जिस व्यापार में हमने हाथ डाला, चाहे रिटेलर हो या मैन्युफैक्चरर, हमने अपना सिक्का वहां जमाया। इसलिए ये भी मौका है कि हम यही सोच के चलेंगे कि जो नया न्यू नॉर्मल वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, जो जिसके अंदर कुछ नयापन होगा, उसको भी हम सीख लेंगे, आत्मसात कर लेंगे और उसके आगे आगे हम चलेंगे, ना कि घबरा कर पीछे हम बैठेंगे। हम सभी को आदत है कि हम व्यापार की बात अगर करें तो हमारा मूड ठीक रहता है, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि पहले अपनी जिंदगी की बात करना जरूरी है। जान है तो जहान है। तो इफ देयर इज लाइफ देन ओनली दिस वर्ल्ड इज ऑफ एनी मीनिंग टू ऑल ऑफ अस। और जान है, जहान है तो हम व्यापार कर सकते हैं, और अगर हम व्यापार कर सकते हैं तो हम मुनाफा कमा सकते हैं। ये साइकिल तो बरसों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो ये तो किसी को सोच के बैठना नहीं कि अब व्यापार ही नहीं होगा, ये भी नहीं सोच सकते कि अब जान ही नहीं रहेगी, ये भी नहीं सोच सकते कि जहां भी नहीं रहेगा। जान भी रहेगी, जहां भी रहेगा, इसलिए हम व्यापार भी करेंगे, और व्यापार करेंगे तो हम मुनाफा निश्चित रूप से हम कमाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, किसी बच्चे के पास में भी कंप्यूटर या मोबाइल पे ये जूम खुला हुआ है तो थोड़े अपने ड्राइंग की कलाकारी स्क्रीन पे दिखा रहा है। अगर आसपास में कोई बड़े लोग हो, माता पिताजी, तो कृपया उसको कोई दूसरा खिलौना दे तो हम अपने व्यापार की बातें आराम से यहाँ पे कर पाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो आज का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है स्पेशली छोटे छोटे बिजनेसमैन, व्यापारी, व्यवसायिक, जिसे कहते हैं B2C, मतलब जो कस्टमर को डायरेक्टली बेचते हैं। हाउस होल्ड जो हमारे साथी होते हैं उनके लिए, और साथ में जो होलसेलर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल्स है, एडवोकेट्स हैं, और आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर्स है, कंसल्टेंट्स है, एजेंट्स हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम जो B2B कहते हैं। ऐसे भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो सिर्फ बिजनेसेस को सर्विस देते हैं। इस प्रकार के सर्विसेज के लिए भी, जैसे IT सेक्टर जो होता है बिजनेसेस को सर्विस देता है, उनके भी लिए हमने ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। MSME जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम लेवल की एस्टेब्लिशमेंट होती है, उनके लिए ये प्रोग्राम है। लार्ज कारपोरेट्स के पास में अपने तौर तरीके होते हैं, अपने कंसल्टेंट्स होते हैं, अपना बजट होता है, अपने लोग होते हैं, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हम नहीं, इस प्रोग्राम में करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती, उनके लिए अलग प्रोग्राम हम कर सकते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो रिटेलर्स, प्रोफेशनल्स और जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कस्टमर को सर्विस देते हैं डायरेक्टली, और हाउस होल्ड बहुत लोगों का काम होता है, बिजनेस होता है, उनके लिए आज के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे।
आप सभी को पता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत न्यूज आ रही, न्यूज़पेपर में आ रही, टीवी में आ रही, और कितने ये जूम और बाकी वेबिनार और मीटिंग्स और सेमिनार हो रही है, तो सब लोगों ने बिजनेस के भी बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए। आपको पता है अभी क्या बंद है? ये मॉल्स बंद है, जल्दी खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो जिनका मॉल्स का बिजनेस होगा वो कुछ समय के लिए तकलीफ में है। होटल, रेस्टोरेंट, कन्वेंशन फैसिलिटीज, इनकी अभी कोई परमिशन नहीं है, आने वाले नजदीक भविष्य में 3-6 महीने में दिखाई नहीं देती, तो तकलीफ है। टूरिज्म जो दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस था, ट्रैवल उसके से जुड़ा हुआ काम था, एकदम से रुक गया है। फास्ट फूड जॉइंट अब बंद है। फैंसी क्लोथिंग, ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे तो दिखाएं किसे। ज्वेलरी जनरली दिखाने के लिए खरीदते हैं, अब जब बाहर नहीं जाना, किसको दिखाना नहीं, तो ज्वेलरी शोरूम बंद है और लेने की किसी की इच्छा नहीं। स्पा और सलून में जाने की हम सब लोगों की आदतें होती हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई है, वे बंद है। आने वाले समय में उनका बिजनेस कम रहेगा। एजुकेशन, इसलिए स्कूल और कॉलेजेस बंद है, वहां ज्यादा लोग एक साथ आ जाते हैं, तो उस प्रकार का बिजनेस बंद है। रिलीजियस गैदरिंग्स, अभी सब कोई भी कार्यक्रम की परमिशन नहीं है। मेला से रिलेटेड बिजनेस बंद है। स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी बड़ी कंपटीशन होती है और उसकी वजह से बहुत बिजनेस होता है, लेकिन सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद है। रियल एस्टेट ने जबरदस्त मार खाया हुआ है। ये और ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो क्राउड डिपेंडेंट है, जहां भीड़ भड़क्का होना चाहिए या जहां शरीर को स्पर्श होता है, जैसे स्पा और सलून होता है, तो बॉडी टच ये, और जैसे इंटेक बेस्ड कुछ खाना है, कुछ पीना है, फास्ट फूड है, बिल्कुल भी बंद है। और आने वाले निकट भविष्य में लगता नहीं कि जल्दी से फिर वो रौनक लौटेगी जो रौनक इन बिजनेस में हमेशा हुआ करती है। अब अगर वो बंद है तो फिर क्या चलेगा? ये नहीं चलेगा तो क्या क्या चलेगा? अंदाजन जो कहा जा रहा है कि लोग बेहतर फूड पसंद करेंगे, ऑर्गेनिक फूड, लोग पसंद करेंगे वर्क फ्रॉम होम, हम अपने घर से काम करना पसंद, नॉट ओनली लेडीज, जेंट्स भी। मैक्सिमम कंपनीज ने दुनिया में बोल दिया अपने एम्प्लॉइज को, आप घर से काम कीजिए। टीसीएस ने बोल दिया अगले 3 सालों में 75% घर से काम करेंगे हमारे लोग। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की सबसे बड़ी, बहुत बड़ी सर्विसेज है आईटी सेक्टर की, उन्होंने बोला अगले 3 साल में हमारे 75% एम्प्लॉय घर से काम करेंगे। तो वर्क फ्रॉम होम ये बहुत तेजी से उभरता हुआ बिजनेस कारोबार हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों की बहुत जरूरत है। हिंदुस्तान ने करीब 100 देशों को दवाई दी है, तो हिंदुस्तान में दवाई का बिजनेस बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया है। अभी आप और हमको तो आदतें हो चली है कि मास्क में हम प्राइम मिनिस्टर को भी देख रहे हैं। हाथों के ग्लव्स पहनना भी जरूरी बताया जा रहा है। और शू कवर्स, जूते लेकर अंदर आने वाली फैशन जो है वह ज्यादा काम नहीं करेगी। जूते के साथ गंदगी आ जाएगी, वायरस आ जाएगा, इसलिए शू कवर्स अब सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, ऑफिस में भी काम करना शुरू करेंगे। इनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। रोजमर्रा की जो ग्रोसरी होती है, ये बिजनेस ना कभी बंद हुआ और ना कभी बंद होगा। ग्रोसरी वाले घबराए नहीं, छोटी छोटी जिनकी दुकानें हैं वे डरे नहीं अलग अलग लोगों की बातें सुनकर कि आगे बिजनेस बदलने वाला है, तकलीफें बढ़ने वाली है। भाई साहब आपको कुछ नहीं होगा, जो होगा छोटा मोटा वो आप संभाल सकते हैं। आपका बिजनेस आज भी चालू है और अच्छे से चल रहा है, आगे भी अच्छे से चलेगा, चिंता ना करें। ग्रोसरीज का बिजनेस बढ़िया चलेगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल का बिजनेस बढ़िया तरीके से चलेगा, क्योंकि हर लोगों को, हर किसी को रोज की जरूरत होती है, इसलिए ये बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा। दूध हम सबको लेने की बहुत आदत है, इसलिए दूध चाय का बिजनेस बराबर चलेगा। फरसान, ये सभी हिंदुस्तान में हर जगह नमकीन बनता है, फरसान होता है, फ्राइड होता है, क्योंकि ये फ्राइड होता है, गीला नहीं होता है, तो ऐसा फ्राइड सूखा हुआ फरसान का बिजनेस आगे भी अच्छा चलेगा। कंसल्टेंसी का बिजनेस बहुत बढ़ेगा। लोग हर चीज में कंसल्टेंसी मांगेंगे। कोई भी काम करना है तो करना कि नहीं करना पूछ कर करेंगे।
क्योंकि अब पहले ही तो बहुत अनिश्चित है, देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, सो पीपल वोंट लाइक अनसर्टेनिटी एनी मोर। तो वो सब चीज पूछ के करेंगे, जिनका जिनका अलग अलग प्रकार का कंसल्टेंसी का काम है, बढ़िया चलेगा। स्टॉक एक्सचेंज अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छे चलेंगे, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा समय है, वे घर में बैठ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज शुरू है दुनिया भर के, इसलिए ज्यादा लोग स्टॉक एक्सचेंज में आएंगे। उतार चढ़ाव तो चलेगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग बंद हुआ ही नहीं, कभी बंद हो नहीं सकता, अब ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन काम हो रहा है, तो बैंक का पूरा जो है सॉफ्टवेयर पूरा काम में आएगा, और हमको उसी से पेमेंट लेना भी और देना भी रहेगा। तो आपके जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वे अच्छे चलेंगे, बैंकिंग चलेगा। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट अभी तकलीफ में है, आज के तारीख में लोग पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन ओवर द टाइम लोग इसमें पैसा रखेंगे, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी रहने की उनको ज्यादा विश्वास रहेगा। लोगों के अपने शौक याद आ रहे हैं, वे घर में बैठे हैं, तो अब पौधों की तरफ उनका ध्यान जा रहा है, तो गार्डनिंग और उससे संबंधित सारे मटेरियल का बिजनेस बहुत तेजी से हमेशा बढ़ता रहेगा। एयर प्यूरिफायर्स, पहले ही वातावरण शुद्ध हो रहा है, हवा साफ हो रही है, लेकिन लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया है, इसलिए वे और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन सॉल्यूशंस, घरों घरों में चलने वाले, इजीली दुकानों में मिलने वाले, आसानी से नाक पे लगा के ऑक्सीजन लिया जा सकता है, ऐसे हर प्रकार के इक्विपमेंट का बिजनेस आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। होम मेड जो गारंटी का फूड है, घर के जैसा, घर की साफ सफाई, घर का स्वाद, घर के बर्तन, अच्छे लोग, ऐसे जहाँ पे होम मेड फूड है, इसका बिजनेस हमेशा के लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंप्यूटर्स और मोबाइल एक्सेसरीज का जमाना है, बगैर कंप्यूटर, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कंप्यूटर लगेगा और बढ़िया से बढ़िया मोबाइल लगेंगे और उसकी अटैचमेंट्स लगेंगी, बड़े स्क्रीन लगेंगे, इसलिए इसका बिजनेस बहुत, अभी भी बहुत है, वैसे ही बढ़ रहा था, अभी दोगुनी स्पीड से ये बढ़ने वाला है। ब्रॉडबैंड, कहते हैं कि इंटरनेट की स्पीड कम हो गई क्योंकि बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ये और होगा, बढ़ते ही चला जाएगा, आने वाले दिनों में कभी कभी कम नहीं होगा। तो ब्रॉडबैंड सप्लाई करने का जिनका बिजनेस है, तो आने वाले दिन, अभी के भी, आज के भी दिन, आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ब्रॉडबैंड और सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाने वाले और बेचने वाले और मेंटेन करने वाले लोगों का बिजनेस हमेशा के लिए बढ़ता रहेगा। एजुकेशन जो है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है, तो वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल, रियल टाइम, जैसे गूगल क्लासरूम, ये बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। आज ही बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, तो वर्चुअल क्लासरूम का बिजनेस आगे भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि हम ऐसे कॉलेजेस और ऐसी बिल्डिंग नहीं बना सकते जहां 4-4, 5-5 फीट दूर तक हम स्टूडेंट को बिठाएं, इतनी जगह कहाँ से लाएंगे हम, इसलिए निकट भविष्य में वर्चुअल क्लासरूम का बिजनेस बढ़ेगा। ऑनलाइन कॉमर्स 50% बढ़ चुका है, क्योंकि मार्केट्स बंद है, मॉल्स बंद है, ये कभी कम नहीं होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे के पास जाना पसंद नहीं करेंगे, दुकानों में जाना पसंद नहीं करेंगे, तो ब्रांडेड चीजों का ऑनलाइन ई कॉमर्स हमेशा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन कॉमर्स का है या आपके पास ऑनलाइन ई कॉमर्स के शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है, तो बरकरार रखिए, बहुत बढ़ता हुआ बिजनेस है। म्यूजिक की ओर फिर से लोगों का ध्यान जाएगा, क्योंकि लोग घर में रहेंगे तो उनके पास समय भी ज्यादा रहेगा, ऑफिस जाने आने का समय बच गया, ट्रैवल बाहर गाँव जाने का समय बच गया, तो समय बचेगा तो हॉबीज की ओर ध्यान जाएगा, तो म्यूजिक याद आएगा, म्यूजिक संबंधित पूरा बिजनेस बढ़ेगा। योगा इंस्ट्रक्टर्स, योगा बुक्स, योगा वीडियोस, देखिए अभी रामदेव बाबा, श्री श्री रविशंकर जी, सदगुरु जी लगातार हर चैनल पे नजर आ रहे हैं, सारे टीवी के चैनल्स उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये भी एक, और इसका बहुत बड़ा बिजनेस है पूरी दुनिया में, ये बिजनेस बहुत तेजी से आगे पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब लोग मानने लगे हैं कि मेडिटेशन एक बहुत बड़ी रामबाण उपाय है और इसलिए इसका हर किसी को करना जरूरी है, बच्चे से लेके बड़ों तक काम का है। तो अब मेडिटेशन करवाने वाले, ऑनलाइन वाले, वर्चुअल क्लासरूम वाले, गाइडेंस देने वाले गुरु, शिक्षक, इनका व्यापार और इनकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। हर प्रकार की हॉबी जो घर में रह के कर सकते हैं, उनसे संबंधित सब बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑनलाइन रीडिंग,
क्योंकि लोग बाहर जाके किताबें नहीं खरीदते, घर में रुकने वाले हैं तो वे ऑनलाइन किताबों को पढ़ेंगे। होम थिएटर, क्योंकि समय मिल गया, घर में बैठेंगे तो लोग बढ़िया सा म्यूजिक, बढ़िया सी स्क्रीन, बढ़िया सा वातावरण, घर में ही थिएटर बना लेंगे एक कमरे में, होम थिएटर का बिजनेस बढ़ेगा। बिग टीवी, बहुत यानी टीवी स्क्रीन जो बड़े साइज की मिलती है उसका बिजनेस बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोग उसके ऊपर क्योंकि ज्यादा देर देखेंगे तो उसे देखना पसंद करेंगे। लोग घर में ज्यादा रहेंगे, घर का ज्यादा खाएंगे, तो डोमेस्टिक एलपीजी का जो सप्लाई आज है इससे डबल लगना शुरू हो जाएगा। होटल रेस्टोरेंट्स बंद होंगे तो ढाबा बंद रहेगा, तो वहां का जो खाना है घर में पकेगा तो घर का एलपीजी बहुत बढ़ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस बहुत बढ़ेगा, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, उससे बचना जरूरी है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म्स को, फैक्ट्रीज को, कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी लगेगी। मोबाइल में साइबर सिक्योरिटी लगेगी, कंप्यूटर में लगेगी, मजबूत पुख्ता लगेगी, बैंकों को लगेगी। इसलिए साइबर सिक्योरिटी से संबंधित बिजनेस करने वाले सब लोग अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ पाएंगे। ऑडिटिंग का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिटिंग नहीं होगी, ये हर प्रकार की, हर बिजनेस प्रोसेस की ऑडिटिंग होगी। हर चीज को चेक करना होगा, एक्सपर्ट से वेरीफाई करना होगा। आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट है, और मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूं तो हर प्रकार की ऑडिटिंग में मुझे इंटरेस्ट होता है। इसके बारे में डिटेल मैं आपसे जरूर बात करूंगा। एक्सपर्ट ऑनलाइन रियल टाइम सर्विसेज जितनी भी दी जाती है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस इंडिया में बहुत बढ़ने वाला है। दुनिया की मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, साउथ एशियन कंट्रीज में भी आ रही है, तो इनका बिजनेस जो है ये दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा पूरी दुनिया को। अभी हिंदुस्तान ने दवाई दिया, टैबलेट्स, आगे हिंदुस्तान मेडिकल इक्विपमेंट्स भी सबको देगा, इसलिए मेडिकल इक्विपमेंट का बहुत बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। ये मैंने कुछ आपके सामने आसानी से नजर आने वाले बहुत ऑब्वियस ऐसे बिजनेस की बातें रखी जो बिजनेस आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। इससे जुड़े हुए संबंधित ऐसे और सैकड़ों बातें हैं जो आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। इसलिए निराशा रखने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से अच्छा इकोनॉमिक सिनेरियो रहेगा और उसका फायदा हम सबको होगा, क्योंकि हम व्यापारी और प्रोफेशनल हैं, तो ये मौके हम सबके लिए है। मुख्यतः इन मौकों को, मैंने कहा कि ये प्रोग्राम का नाम ही है न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो क्या है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज? ऑनलाइन कॉमर्स। अगर आप ऑनलाइन कॉमर्स में हैं तो उसको और बड़ा बना दीजिए, अपने प्लेटफॉर्म को, अपने सर्वर को, अपने पोर्टल को, अपनी सर्विसेज को, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी जबरदस्त डिमांड है, चाहे यूरोप हो या एशिया हो, सब तरफ ऑनलाइन कॉमर्स की बहुत बड़ी डिमांड है। नॉट ओनली यंग वंस, सीनियर मिडिल एज लोग भी इसमें जा रहे हैं। अभी तो ग्रोसरी का परचेसिंग 50% तक, कल ही एक सर्वे का रिजल्ट आया, 50% तक ग्रोसरी का परचेसिंग ऑनलाइन कॉमर्स के थ्रू हो रहा है। ये अब जाने वाला नहीं है, ये अब टिक गया है दुनिया में। इसका अपोज करना छोड़ दे, इसको अपना ले, हम भी इसके अंदर आने की कोशिश करें। ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसकी गारंटी हो गई है कि ये तेजी से आगे बढ़ता नजर आएगा। स्क्रीन पे नीचे आप देख रहे हैं होम डिलीवरी अवेलेबल। जो बिजनेस कस्टमर के घर पे सप्लाई कर सकता है, चाहे क्या कहते हैं, ट्रेड हो या सर्विस हो, घर पर सर्विस अगर आप देंगे तो आपके तरफ डिमांड रहेगी। 3 दुकानें हैं, उसमें से 2 बोलेगी मैं घर नहीं पहुंचाऊंगा, 1 बोलेगा मैं पहुंचा दूंगा। इसका 10% कमजोर रहेगा, क्वालिटी में चलेगा, 10% महंगा चलेगा, लेकिन घर पहुंच वो चलेगा। इसलिए होम डिलीवरी का बिजनेस बहुत चलेगा, होम डिलीवरी सेक्टर। ऑनलाइन सॉल्यूशंस, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है, आप यहाँ मत आइए, मेरा एसी ठीक करना है, आप मत आइए, मुझे ऑनलाइन बता दीजिए क्या करना है।
छोटी छोटी तकलीफें घर की जो सॉल्यूशंस चाहिए, इवन मेडिकल सॉल्यूशंस भी छोटे मोटे जो हैं लोग ऑनलाइन लेना पसंद करेंगे। जो भी आपके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन सप्लाई करना शुरू कीजिए, डेफिनेटली एक जबरदस्त इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आएगी। वर्चुअल क्लासरूम्स, दुनिया भर के कोचिंग क्लासेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कूल्स पूरे तरफ खुल रहे हैं, चल रहे हैं, महंगी महंगी है, लेकिन अब थोड़ी मुश्किल होने वाली है। एक बस में, एक ऑटो में, एक वैन में कितने बच्चे भेजेंगे और एक क्लासरूम में नजदीक नजदीक कितने बच्चे बिठाएंगे? अभी तो नहीं बिठाएंगे 3-6 महीने साल भर, तो फिर उनकी पढ़ाई कैसे होगी? वर्चुअल क्लासरूम, तेजी से वर्चुअल क्लासरूम का काम दुनिया में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 3D मार्केटिंग सॉल्यूशंस, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट देखने के लिए अगर मैं दुकान में नहीं आऊं तो चलेगा क्या? मुझे अपने घर में मोबाइल पे दिखाइए वो कैसा दिखता है। 3D, 3 डायमेंशन पिक्चर दिखाइए, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हम उसको देख लेंगे, हम उसको पसंद करेंगे और हमें पसंद आ गया तो फिर हम उसको लेंगे, उसको रिव्यूज देख के। सो प्लीज आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको 3 डायमेंशनल तरीके से उनके कंप्यूटर पे घर पे पहुंचा दीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। डोमेस्टिक टूल्स किट, ये यूरोप में बहुत चलता है, अमेरिका में बहुत चलता है, क्योंकि वहां पे किसी कारीगर को घर पे बुलाना बहुत महंगा होता है। तो हर चीज की एक, आप वहां सुपर स्टोर में जाइए, एक किट मिल जाएगी। किट, अगर आपको कोई किला ठोकना है या निकालना है, स्क्रू लगाना है या निकालना है, ओके, टूल किट मिल जाएगी आपको। वो टूल किट खरीद के ले आइए, सस्ती सी रहेगी, अच्छी क्वालिटी की रहेगी, अपने घर में रख लीजिए, जब जब काम में आएगा आप खुद ही उसका काम कर सकते हैं। फर्नीचर रिपेयर करना है, ओके, फर्नीचर रिपेयर किट मिलेगी आपको, फर्स्ट एड किट मिलेगी आपको, कार रिपेयर किट मिलेगी आपको पेंट करना है घर, पेंटर को बुलाने की जरूरत नहीं है, उसके पेंटिंग इक्विपमेंट की किट मिल जाएगी आपको। तो इस प्रकार से जो घर लेके जा सकते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए, डोमेस्टिक टूल किट, इसका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। अगर आप रिलेटेड बिजनेस में हैं, हार्डवेयर में हैं, तो प्लीज फटाफट पता कीजिए कौन सी डोमेस्टिक टूल किट बना सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल है, गूगल पे बहुत आइडियाज है, यूरोप में ऑलरेडी बिक रही है, हिंदुस्तान में नहीं बिकती है, अब आगे बिकना चालू हो जाएगी। नो ह्यूमन टच प्रोडक्ट्स, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लिखकर आता है नो ह्यूमन इंटरवेंशन, किसी मनुष्य का हाथ नहीं लगा है, ऐसी ये दवा है, ऐसा है जूस है, ऐसा है सॉस है, ऐसा है खाने का प्रोडक्ट है। ये वाले प्रोडक्ट ज्यादा चलेंगे, लोग इनको ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि किसी इंसान का हाथ लगना तो वायरस हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, बीमारी आ सकती है। कंप्लीट ऑटोमेशन, आप बताइए कैसे प्रोडक्ट हो रहा है, देखिए रोटी ऐसी बन रही है, पापड़ ऐसे बन रहे हैं, अचार ऐसा बन रहा है, किसी का हाथ नहीं लग रहा है, ओके, वो वाला प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। आप जिस किसी बिजनेस में हो, मिनिमम और नो ह्यूमन टच प्रोडक्ट का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। मैंने कहा था मैं ऑडिट की बात करूंगा, ये मैं आपको एक पक्का बिजनेस सॉल्यूशन दे रहा हूं। बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी सी दुकान हो या सर्विस एस्टेब्लिशमेंट हो या बड़ा सा होलसेलर हो, B2C हो या B2B हो, छोटी कंपनी हो, छोटी फैक्ट्री हो या इवन बड़े कॉर्पोरेट्स हो, सबके लिए ये रामबाण उपाय है जिंदा रहने के लिए। अभी तो कहा जा रहा है जैक मा, जो अलीबाबा पोर्टल का मालिक है, उसके नाम से कल मैसेज आया कि वर्ष 2020 जिंदा रहने का साल है, जिंदा रहने का, अपने आप को बचाए रखने का, अपने बिजनेस को बचाए रखने का, अपनी फैक्ट्री, शोरूम, अपने एम्प्लॉइज, अपने कस्टमर्स को बचा के रखने का। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो चलेगा, नुकसान बचा लो तो बहुत है, इसलिए ऑडिट्स करने पड़ेंगे। आप सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज का ऑडिट होगा। देखिए पहला नाम आया है
पीपल एंड प्रोसेस ऑडिट। आपके पास जो लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो जिनकी वजह से आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उनका ऑडिट होना जरूरी है। क्या लोग कम से कम 3 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ लोग जो बड़े रिसोर्सफुल होते हैं, बड़ी अच्छे आइडियाज लाते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन लाते हैं, तो ऐसे लोग अपने एसेट है, अपनी 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 प्रॉपर्टी है, उनको बचा के रखिए, संभाल के रखिए, साथ में रखिए। पगार बढ़ाना हो तो बढ़ाइए, टर्नओवर बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग करना हो तो कीजिए। इन लोगों को, रिसोर्सफुल लोगों को पहचानिए और उनसे संबंध, रिलेशन बढ़ा के बचा के रखिए। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो उपयोगी होते हैं, उनके बगैर काम चल भी सकता है बाजार में और दूसरे मिल भी सकते हैं। बहुत रिसोर्सफुल लोग जल्दी से बाजार में दूसरे नहीं मिलते। ये 2 नंबर के जो लोग हैं, यूजफुल है, उपयोगी है, लेकिन दूसरे भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में काफी दिनों से है, काफी सीख समझ गए हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो इनके ऊपर काम कीजिए और इनको पहली कैटेगरी में लेके आइए, रिसोर्सफुल पीपल। यूजफुल से रिसोर्सफुल में लेकर आइए। यूजफुल 10 होंगे तो उसमें से एक रिसोर्सफुल बनेगा, इसलिए यूजफुल को लाते रहना पड़ता है, ट्रेनिंग देने पड़ता है। समय के साथ में वे डेवलप होते हैं तो फिर वे आपका एसेट बन जाते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं, खास उपयोगी नहीं है, बहुत काम के नहीं है, बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन रखने में आ गया या लग गया या साथ में है, अब है तो है, क्या करना है, थोड़ा सा काम हो जाता है। लेकिन ये लोग कभी कभी लाइबिलिटी बन जाते हैं, आपके ऑफिस की जगह, आपके फैक्ट्री की जगह ऑक्यूपाई करते हैं। ये रिसोर्सफुल नहीं होते, उपयोगी नहीं होते, तो ये इनकी तकलीफें अपने ऊपर डाल देते हैं। ऐसे कोई लोग अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो सोचिए, उन पे काम कीजिए। या तो उनको यूथफुल वाले कैटेगरी में लेकर आइए, सिखाकर, समझाकर, ट्रेनिंग देकर, या उनको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने का मौका दीजिए, छोड़ दीजिए, अपना समय मत गंवाइए। ये हो गया पीपल ऑडिट, इसकी चेकलिस्ट बनाइए। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे पॉइंट बताने हैं, इसलिए धीमे धीमे थोड़े थोड़े बता रहा हूं। अगर इसमें से पर्टिकुलर किसी को एक में इंटरेस्ट है तो अलग से बात की जा सकती है। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, आप अलग से मुझसे बात कर सकते हैं, हम आइडिया ले सकते हैं उसकी। प्रोसेस ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम रिपीटेडली हो रहा है उसके बारे में रिपीटेडली विचार नहीं होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कैसे किया जाता है, कितने बजे ऑफिस खुलता है, फैक्ट्री खुलती है, चाबी किधर रहती है, बंद कहाँ किया जाता है, कौन चेक करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बंद होती है, सिक्योरिटी कैसे काम करती है, पानी कहाँ से आता है, बिजली का क्या कनेक्शन है, बैटरीज कहाँ पे लगी हुई है, उनको चार्जिंग कैसे किया जाता है, कंप्यूटर का एएमसी किसके पास में है, पासवर्ड किसके पास में है, चालू कौन करता है, बंद कौन करता है, ऑफिस में फाइल्स कहाँ रखी हुई है, आपके जो कंज्यूमेबल आइटम्स है कहाँ रखते हैं, फैक्ट्री के रॉ मटेरियल को किस तरीके से लगा के रखा गया है, किस प्रकार से परचेज की ऑर्डर्स जाने वाली है, किस प्रकार से पैकिंग होना है, क्वालिटी कंट्रोल की क्या प्रोसीजर है, सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, कंप्यूटर नॉलेज क्या है। दीज आर ऑल रूटीन थिंग्स। इसके ऊपर अगर मालिक, पार्टनर, डायरेक्टर, प्रोपराइटर रोज समय लगाता है तो वेस्ट करता है। ये सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दीजिए, चेकलिस्ट बना दीजिए, ट्रेनिंग दे दीजिए, चर्चा कर लीजिए, लोगों के हाथ में, स्टाफ में सौंप दीजिए, आप सिर्फ सुपरवाइज कीजिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय डेविएशन, कहां डेविएट हुआ आप ध्यान दीजिए, कहां गलती हुई आप ध्यान दीजिए। रोज रोज आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, बताना नहीं है। प्रोसेस ऑडिट, रिपीटेटिव प्रोसेस हो रही है, गुड्स की मूवमेंट एक बार जा रहा, दूसरे बार आ रहा, तीसरे बार जा रहा, कट कीजिए एक मूवमेंट। रिपीटेटिव प्रोसेस, महंगी प्रोसेसेस हो रही है जिसकी जरूरत नहीं है। एक महंगा प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट एक रिजनेबल छोटा इकोनॉमी है, तो जो महंगी की प्रोसेस है इकोनॉमी पे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्शन सुपरवाइजर ने ध्यान नहीं दिया, इसके ऊपर भी प्रोसेस होती है, कॉस्ट डबल हो जाती है। ऐसी मिस्टेक गलती से भी होना नहीं चाहिए।
ये ध्यान देना हमारा काम। प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइए, क्वेश्चनर बनाइए, टेबल बनाइए, सीपीएम पर्ट बनाइए, चेकलिस्ट में डालिए, डिजिटाइज कर दीजिए, सुपरविजन, चेकर मेकर कंसेप्ट कर दीजिए और आप उसके ऊपर डेविएशन की तरफ ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कीजिए। पीपल ऑडिट एंड प्रोसेस ऑडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिट फॉर ऑल ऑफ अस। फाइनेंशियल ऑडिट, दिस इज माय वेरी बेसिक कोर प्रैक्टिस। इसमें मैं काम करता हूँ। फाइनेंशियल ऑडिट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है और फाइनेंशियल ऑडिट इज नॉट ओनली एन ईयर इन ऑडिट, it's a continuous online real time process। ये लगातार होना चाहिए, इसके कंट्रोल और चेक्स एस्टैब्लिश होना चाहिए, जिन्होंने फाइनेंशियल लीकेजेस को होने के पहले रोकना चाहिए, गलत पेमेंट होने के पहले रुकना चाहिए, फ्रॉड के ऊपर पहले ही ताला लगना चाहिए, लोगों के ऊपर मॉरल एक दबाव, प्रेशर होना चाहिए, अकाउंटिंग अप टू डेट रहनी चाहिए, फाइनेंशियल रेवेन्यू कंप्लायंसेस हमेशा सही समय सही तरीके से होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। ये सारे फाइनेंशियल ऑडिट है। आप सबके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाकर उनसे समय लेके बातचीत करके इसकी पुख्ता फाइनेंशियल ऑडिट की प्रोसेस आपने करना चाहिए। रेवेन्यू लीकेज अगर बचाया तो वो जो सीए को फीस आप देंगे उससे 10 गुना, उससे 20 गुना, उससे 100 गुना आपको प्रॉफिट और फायदा वो बंदा करा सकता है। तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल ऑडिट हम आप सबने, छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस, हाँ छोटे छोटे बिजनेस के ये एक बात आती है। मेरे ट्रेनिंग में आधे लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि सर हमारा इतना बड़ा काम है, हमारा छोटा सा बिजनेस है, चालक मालक बिजनेस है, मैं हूँ और 2-3 लोग हैं और लेडीज है, हाउस होल्ड काम करती है, बोलते हमारा इतना बड़ा काम नहीं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने जैसा हमारा काम नहीं, और हाँ उनकी फीस बहुत महंगे होते हैं, उनकी फीस हम कैसे देंगे। मैं उन सबको बिल्कुल हमेशा बताता हूँ कि जिस चीज़ को आपने चेक नहीं किया, जिसका फ़ायदा नहीं लिया, जिसके फ़ायदे को स्टडी नहीं किया, उसके बारे में निर्णय ले लिया कि हमारा काम छोटा सा है और हमको उनकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं और उनकी फीस हम दे नहीं सकते। भाई मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, जो ऑडियंस है आज की, वो ऐसे तो लोग नहीं है जो महीने में 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार कमाते हैं, ऐसे तो नहीं है, इससे ज़्यादा ही कमाते हैं सब लोग। और जो इससे ज़्यादा कमाता है उसको निश्चित रूप से फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है। रही फीस की बात, तो अगर आपके सीए की जो भी फीस होगी वो आपने दिया, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया, वो एक लॉन्ग टर्म जिंदगी भर के लिए 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बचत कर सकता है। इसलिए गलतफहमी से बाहर निकले, फाइनेंशियल ऑडिट करें। 1 नंबर पे मैंने स्क्रीन पे बताया है साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ऑडिट, आज के तारीख में बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी किस लिए? क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, बैंक में भी पेमेंट बैंकिंग चैनल से हो रहा है तो इंटरनेट बैंकिंग से हो रहा है, पेमेंट आ रहा है तो पेमेंट गेटवे से आ रहा है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी, ये जो इंटरनेट से रिलेटेड, ये जो डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड चीजें हैं उन्हें साइबर कहा जाता है। इस सारी साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट होना चाहिए आपकी फर्म में, आपकी फैक्ट्री में। जो भी पेमेंट जा रहे हैं, जो भी पेमेंट आ रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग हो रहा है, उसके पासवर्ड्स, उसकी मशीनरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसकी साइबर सिक्योरिटी करेक्ट है क्या नहीं है, एक बार करके छूटता नहीं है। ये साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार करनी पड़ती है, हायर स्टैंडर्ड की करनी पड़ती है। सीसा, CISA क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए जो कि आपका कंसल्टेंट है। तो दीसा वाले लोग ऑडिट कर सकते हैं, सीसा वाले लोग कंसल्टेंसी कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, और इसका ऑडिट रेगुलरली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डेफिनेटली करना चाहिए। इनोवेशन ऑडिट, अब आने वाले समय में अगर आपने हर महीने में कुछ नया नहीं किया, हर हफ्ते में कुछ नया नहीं किया, कुछ इनोवेट नहीं किया,
अपने कॉम्पिटिटर से अलग कुछ नहीं किया, कस्टमर की नीड बेस्ड सर्विसेज जो चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं किया, कोई नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर जो है वो कर रहे हैं, करेंगे। सो यू नीड टू बी इनोवेटिव, तो उसका ऑडिट होना चाहिए, हम कितने इनोवेटिव हैं। हमारे जैसे मालिक, डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर के बाद आते हैं रिसोर्सफुल पीपल, जो आपका स्टाफ है, उसके बाद में आता है यूजफुल पीपल। ये सब लोगों में इनोवेशन होना ही चाहिए। किया कि नहीं किया, क्या क्वालिटी का किया तो बिजनेस में लगाया कि नहीं लगाया, लगाया तो उसका कॉस्ट ज्यादा है कि बेनिफिट ज्यादा है, इसका ऑडिट होता रहना चाहिए लगातार, उसके क्वेश्चनर्स होने चाहिए, उसका प्रोसेस फ्लो होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। So there has to be an innovation audit. I hope you are finding it interesting because मैं आपको बता रहा हूँ अपने बिजनेस को आज बचाने के लिए ये सब करना चाहिए, बढ़ाना के लिए ये सब काम में आएगा, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में बहुत बढ़ाने का नहीं सोच रहे, बचाने का सोच रहे। जो है उससे थोड़ा कम भी हो गया तो चलेगा, उसके लिए भी ये करना पड़ेगा, लेकिन बचा तो रहे, जिंदा तो रहे, खत्म तो ना हो जाए, इसलिए करना पड़ेगा, इसलिए बहुत जरूरी है। मैंने 5 नंबर पे दिया है लीगल कंप्लायंसेस ऑडिट। दुनिया भर के कानून होते हैं, फैक्ट्री कानून अलग, लेबर लॉ अलग, टैक्स के अलग, जीएसटी अलग, इनकम टैक्स अलग, प्रोफेशन टैक्स अलग, ये सारे कानून, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून, स्टेट गवर्नमेंट के कानून, उसके अलावा एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके कानून, उसके बाद में आपकी जो कारपोरेशन है, नगर परिषद है, उसकी भी अपने कुछ कानून होते हैं, हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग होता है। वे सारे कानून का एकदम रेगुलर कंप्लायंस इसलिए जरूरी है कि अब उसके ऊपर फाइन बहुत ज्यादा हो गया, पेनाल्टी बहुत लग गई, एक बार एक लगी तो पीछे 3, 4, 5 लग जाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज बी वेरी केयरफुल, कोई लीगल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके कॉस्ट बहुत हेवी होती है, दिमाग की परेशानी बहुत ज्यादा होती है। सो प्रोटेक्ट योरसेल्फ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगाइए, स्पेशलाइज हैंड्स लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, प्लीज अपना बजट फॉर प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फीस को बढ़ाइए, बढ़ाना ही पड़ेगा, तो ही आपका बिजनेस बचा रहेगा, इसलिए लीगल कंप्लायंस ऑडिट करवाना जरूरी है। और अभी 3 नंबर पे आया हेल्थ सिक्योरिटी ऑडिट। भाई अपनी हेल्थ तो ठीक रखना जरूरी है, लेकिन व्हाट अबाउट आवर एम्प्लॉइज, अगर हमारे एम्प्लॉय की हेल्थ ठीक नहीं रही तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, दुकान कैसे चलेगी। अरे भाई काम वाली बाई नहीं आई ना 2-4 दिन तो घर वालों की तबीयत खराब हो जाती, तो इसलिए उसके तबीयत का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी। देयरफॉर हेल्थ सिक्योरिटी ऑडिट, वेदर प्रॉपर क्लीनलीनेस, हाइजीन, सैनिटाइजेशन है कि नहीं है, एक्सरसाइज सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इमोशनल उनकी हेल्थ मजबूत है कि नहीं है, स्पिरिचुअली उनको कुछ गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये ध्यान देना हमारी जरूरत है। हमारे एम्प्लॉइज, हमारे वर्कर्स की हेल्थ को हम ध्यान देंगे तो हमारी बिजनेस की हेल्थ ठीक रहेगी। हर बड़ा इंसान ये काम करता है, मैं आप सबको भी कह रहा हूं, आप सब भी बड़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़े होने की जरूरत है। एंड द डिजिटल बिजनेस ऑडिट, ये जो डिजिटल यानी ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितने परसेंटेज हो रहा है, टोटल बिजनेस के कितना हो रहा है, इसका परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हर एरिया में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, शहर के हर इलाकों में, राज्य के हर शहर में, देश के हर राज्य में, दुनिया के हर देश में मेरा बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, सेल्स कौन सा बढ़ रहा, कौन से प्रोडक्ट का बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा, मार्जिन बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही क्या करना चाहिए, बिजनेस नहीं बढ़ रहा क्या उपाय करना चाहिए। ये डिजिटल बिजनेस ऑडिट रेगुलर आदत हम लोगों ने लगाना चाहिए। करीब 1:15 बज रहा है, प्रोग्राम को 5 मिनट में खत्म करने का समय है, उसके बाद में हम कुछ सवाल जवाब में भी बात कर सकते हैं, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको करना चाहता हूं, तो उतना समय सदुपयोग करने की कोशिश मैं आपके साथ में
करना चाहूंगा। ये नए अवतार का समय है, नया अवतार, बिजनेस में नया अवतार। ये बिजनेस में नया अवतार क्या है? पहले कैमरा था, फोन था, घड़ी थी और खत था, उन सबका मिला के नया अवतार चारों को मिला के बन गया हमारा सबका जाना पहचाना मोबाइल। उसके अंदर सारे ऐप है। अब कैमरे की जरूरत नहीं, फोन की जरूरत नहीं, घड़ी की जरूरत नहीं, लेटर की जरूरत नहीं, बस एक मोबाइल से सब काम होता है। ठीक इस प्रकार से हमें नया अवतार बिजनेस में लेना है तो बिजनेस की तकलीफें कम हो जाएंगी, डर और घबराहट को छोड़ देना पड़ेगा और हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें एक और ध्यान देना होगा, सिर्फ एक बिजनेस के पीछे मत पड़े रहिए, उसमें अपनी जान लगाइए, अपना खास बिजनेस मत छोड़िए। जो आपने सीखा है, जो आप कर रहे हैं, जो रेडी है, जो तैयार है, उसे करते रहिए, ताकत से करते रहिए, क्योंकि आप उसको जानते हैं कैसे करना, उसमें से प्रॉफिट कैसे निकालना आपको पता है। लेकिन साथ में छोटा छोटा और सप्लीमेंट्री इनकम भी जोड़िए। जैसे सेल्स या कमीशन की इनकम आपका अगर मुख्य बिजनेस है तो इंटरेस्ट बैच की कमाई कैसे कर सकते हैं इसका विचार कीजिए, कुछ फंड अलग कीजिए और बैच की कमाई कीजिए। कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी है जो किराए से जा सकती है या अभी बहुत सस्ते में प्रॉपर्टी मिल रही है, आने वाले दिनों में और बहुत सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी, तो किराए का गणित लगा के आप निश्चित रूप से उस पर काम कर सकते हैं और किराए का एक इनकम रेगुलर ले सकते हैं। लोग कमोडिटी में तेजी मंदी करते हैं, शेयर्स में तेजी मंदी करते हैं, बड़ा ही रिस्की होता है, लेकिन जो साइंटिफिक टेक्निकल तेजी मंदी में एक्सपर्ट है वो लोग इससे थोड़ा इनकम कमाने की कोशिश, कैपिटल गेन्स जो आपके एसेट्स हैं उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कमाने की कोशिश करें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी काम कर रहे हैं करते रहें, लेकिन जो आपका कंसल्टेंसी का काम है वो भी साथ में चालू रखें। कुछ मेरे जैसे कंसल्टेंसी का ही काम करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, इंटीरियर डेकोरेटर्स है, तो उनका तो काम ही कर, और ऐसी ऐसी 2500 प्रकार की, अभी मैंने बताया साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी, ऐसी कई प्रकार की कंसल्टेंसी है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो गए। मेरे एक क्लाइंट के यहाँ बहुत बड़ी नुकसान हुआ था बारिश की वजह से, और बहुत बाढ़ आने से और नाले का पानी पूरा फैक्ट्री में और गोडाउन में चले जाने से बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने बड़े तेजी से वो सब रिकवर किया और बिजनेस को चालू किया, और उसके बाद वो मुझे बोले कि जो नुकसान हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ, बाढ़ के पानी से कैसा बचाएं बिजनेस को, इसकी मैं कंसल्टेंसी कर सकता हूँ। तो मुझे बताइए किसको देना है कंसल्टेंसी? जो आप कर रहे हैं उससे पैसा कमाया जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोग सब तरीके से जोड़े और उससे पैसे कमाने की कोशिश करें। पैसा कमाने का एक बढ़िया तरीका ये है कि खर्चे कम करें। खर्चे होते कहाँ हैं? पगार में होते हैं, ब्याज में होते हैं, रिफ्रेशमेंट में होते हैं, किराए में होते हैं, फ्यूल में होते हैं, ट्रैवलिंग में होते हैं और बाकी कुछ होते हैं। अभी टाटा कंसल्टेंसी का एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा कि हम तो करोड़ों रुपया किराया देते हैं अलग अलग ऑफिसेस का, तो हम अभी वर्क फ्रॉम होम कर देंगे तो हमारा बहुत बड़ा पैसा बच जाएगा। लोगों के पास बड़े बड़े गोडाउन लेके रखे हैं, अब काम नहीं है। अरे भाई, 1 महीना काम है तो 1 महीने के लिए किराए पे लीजिए, 3 महीने का काम है तो 3 महीना लीजिए, उसके लिए 12 महीना क्यों किराया भर रहे हैं आप? हाँ, वो नहीं मिलेगा, दूसरा मिल जाएगा, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में तकलीफ होगा, 10% खर्चा एक्सेस होगा, लेकिन 9 महीने का किराया बचेगा। भाई विचार कीजिए, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। मारवाड़ी लोगों में तो ये कहावत ही है, 16 आने कमाओ तो वो 4 आने पहले बाजू में रखो, बचा लो, पहले बचाओ फिर खर्चा करो। जो भी खर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ एम्प्लॉय कम कर सकते हैं? क्या किसी एम्प्लॉय का पगार कम कर सकते हैं? क्या नए एम्प्लॉय को रखने का सोच रहे थे उसको अभी ना रखकर काम चलाया जा सकता है? क्या ब्याज जो दे रहे हैं उसको बचाया जा सकता है? जो भी बचाएंगे आप, आपका फायदा होगा। वैसे तो घर में रह के खर्चे कम हो गए हमारे, बाहर जाना आना नहीं है, कपड़े लत्ते धोने के भी खर्चे कम हो गए, पेट्रोल के खर्चे कम हो गए, तो ये तो रखिए कम। और जो ऑफिस फैक्ट्री दुकान में खर्चे हो रहे हैं उस पर नजर डालिए, ऑडिट कीजिए, उसका कंसल्टेंसी लीजिए। ये खुद भी कर सकते हैं आप, खुद भी इसकी चेकलिस्ट बनाइए क्या क्या कम कर सकते हैं।
और उसको कम करने की कोशिश करें। नई ट्रेंड्स आ रही है समय के साथ में, डरना घबराना नहीं है, नया सीखना, नया काम करना है, नई स्किल सीखना है। अभी ऑनलाइन बहुत कोर्सेस है, बहुत सारे फ्री है, बहुत सारे सस्ते हैं, 200, 400, 500, 1000, 2000, 4000 में कोर्सेस मिल रहे हैं। क्या नया सीखना बाकी रह गया था? कंप्यूटर सीखना बाकी था, सीख लो। एक्सेल सीखना बाकी था, सीख लो। टैली सीखना बाकी था, सीख लो। इंग्लिश बोलना सीखना था, सीख लो। जो सीखना है सीख लो, अभी बहुत समय है। न्यू टेक्नोलॉजी आती जाएगी रोज, नया डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करो, कुछ प्रोडक्ट ऐड, कुछ सर्विसेज ऐड करने की कोशिश करो। ये नया समय उसके लिए आया है। ये 5P फॉर्मूला बहुत सफलतम है। यू शुड हैव अ पोर्टल, you should have a polished brand, you should have personalized product, you should have presence in social media का business इस्तेमाल, and you must have a positive pleasing presentation। आपका सारा presentation बहुत अच्छा चार्मिंग होना चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर्स डिलाइट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन is the key word for every business in the today's world। So ladies and gentlemen, एक ध्यान दीजिए आप, अभी 2-3 महीने और तो डर में निकल जाने में, ये कोरोना क्या होगा, और उसके अगले 6 महीने के बाद सब लोग बोलेंगे भैया ठीक है, अब ये तो रहेगा, इसके साथ में जीना पड़ेगा। वो अपनी जगह जिएगा, हम अपनी जगह जिएंगे, साफ सफाई रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज करेंगे, हाथ धोएंगे और डिस्टेंस रखेंगे, जिंदा रहेंगे। 9 महीने के बाद में, मैंने ये टाइमलाइन दिया है, देखो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। 9 महीने के बाद में गवर्नमेंट और बिजनेस सेटल हो जाएगी और रूल्स रेगुलेशन, नए नॉर्म्स आ जाएंगे कि ऐसा किया जाना चाहिए। 12 महीने के बाद पता चलेगा क्या क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ, जिनका बहुत नुकसान हुआ, बैंकरप्ट हो जाएंगे, दिवाले निकल जाएंगे जिन्होंने पैसे का ध्यान नहीं रखा, जिन्होंने बैंकों से बहुत पैसा लेके रखा। मारिया जैसे महान लोग जो दुनिया भर में अभी घूम रहे हैं भगोड़े के रूप में, तो इतने रईस लोग, ऐसे बहुत सारी तकलीफें आने वाली है। काफी लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, बैंकरप्ट होना पड़ेगा जिन्होंने ठीक से मैनेज नहीं किया। ये सारा फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगले 12 महीनों में पता चलेगा। 15 महीने में नया टेक्नोलॉजी सब प्रकार में, हर चीज में आ जाएगी। जो आज है इससे बेटर, फास्टर, मच बिगर टेक्नोलॉजी रहेगी, आप और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। 18 महीने में नए बिजनेस मॉडल शुरू हो जाएंगे। पहले जैसी भागदौड़ और दौड़ के जाइए, दिन भर ऑफिस में बैठिए, कम रहेगा। नया बिजनेस ऑनलाइन घर पे बैठ के कंप्यूटर और मोबाइल से, क्लाउड में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजें, रोबोटिक्स, ये सब चीजें काम में आएंगी, नए बिजनेस मॉडल बन जाएंगे और उसके तरफ हम पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। 21 महीने में हो सकता है कोई नया पैंडेमिक आ जाए, जैसे भी कोरोना आया, कोई और नया वायरस आ जाए। अभी आ गया यूरोप में, उसका नाम है कावासाकी। 5 साल के नीचे के बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, उनकी उंगलियां खराब हो रही है, हाथ और पांव की, आंखें खराब हो रही है। यूरोप में अभी है कावासाकी, कोरोना का भाई है। हो सकता है और कोई, अभी कल बिल गेट्स ने बोला कि मैं पहले से सोच रहा था कि कोई पैंडेमिक आ सकता है, पैंडेमिक, बीमारी, महामारी और भी आ सकती है। कोरोना चली जाएगी तो और कोरोना भी आएगा। अब आया है तो इतना जल्दी थोड़ी जाएगा। एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। अभी चाइना में है, फिर से आ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है लंबे समय तक रहेगा कोरोना, तो नया पैंडेमिक आ सकता है, तैयार ही रखना पड़ेगा, डर के घबरा के नहीं चलेंगे। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2 साल में सेटल होगी कि इनके साथ जीना कैसा है और इनको जीतना कैसा है, और इसलिए हम सब लोग ठीक रहेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, भगवान महेश की कृपा है, हिम्मत बनाए रखे, पॉजिटिव थिंकिंग रखे, मुस्कुराए, ठहाके लगाए, सकारात्मक से जीवन जिए, अपनी हेल्थ बनाए रखे, सेफ रहें, समझे, नए तौर तरीकों को अपनाएं, कंप्यूटर, डिजिटल सीखने की कोशिश करें। तो आखिर जो अपने हाथ में नहीं, उसके बारे में ज्यादा विचार ना करें। जाहि विधि राखो राम, ताहि विधि रही है। ये अपने हाथ में नहीं था, आ गया है,
तो अब इससे बचिए, आने वाले ऐसे तकलीफ से भी अपने आप को बचाइए। जान है तो जहान है, व्यापार है तो मुनाफा है। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी हैप्पी बिजनेस। ये स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, मेरा ईमेल आईडी लिखा है, कोई बात रहे तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं या मेल भेज सकते हैं। आपका ग्लोबल माहेश्वरी विचार मंच का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मौका आपने मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। जय महेश। राजेश जी चांदक, आपने कहा कि आपको मौका दिया गया। मुझको लगता है ये मौका हम लोगों को मिला था कि हम आपको सुन पाए। मतलब पिछली बार आपको सुना था तो ऐसा लगा था कि आपको सुनने का मन किया। आज भी ऐसा पता ही नहीं चला कि आपने कब थैंक यू लिख दिया और लगा कि अरे अभी तो थोड़ा और सुनना था। तो थैंक यू वेरी मच। मैं ग्लोबल माहेश्वरी विचार मंच की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों के साथ शेयर की। तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, तो आई थिंक क्वेश्चंस हैं। तो अगर किसी के पास क्वेश्चंस है तो प्लीज एक बार मैं अनम्यूट करूं सबको, क्योंकि इसमें चैट ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। तो मैं आपको एक बार अनम्यूट करती हूँ। के पास ऑप्शन दिया है कि जिसको अपने आप को अनम्यूट करना हो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करते जाएं और अपना अपना क्वेश्चन पुट अप करते जाएं। जिसके भी पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पुट अप कीजिए। हमारे साथ कांता जी माहेश्वरी हैं, निर्वर्तमान उपाध्यक्ष माहेश्वरी महिला संगठन की। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, कांता जी आपके पास कोई क्वेश्चन? जय श्री कृष्णा। गिरिजा, तुमने जोड़ा, बहुत अच्छा लगा। मैं जय किशन भाई साहब के हर विचार मंच के पूरे पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज जो चाणक्य भाई साहब ने आने वाली जिंदगी को किस तरीके से हंसते हुए और हमें जिंदगी में हर पहलू का सामना करके अपना बिताना है, तो भाई साहब ने व्यापार के लिए बहुत कहा। पर जैसे हम लोग सोशल वर्कर्स हैं और हमारे अर्न के साधन बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि किसी से पैसा मांगने के लिए कहने में बड़ा अजीब लगता है। हमें भी मालूम है वो किसको कैसे कहें। और हम लोगों ने कई ऐसे आगरा में काम करे हुए हैं जिसमें हमारा कम से कम 50,000 60,000 रुपया महीने का लगता है। तो अब हम उसको मोटिवेट कैसे करें लोगों को? भाई साहब, इस पे हमारा प्रकाश में चाहूंगी। मैं संक्षिप्त में 2 ही बातें आपको बताऊंगा। देखिए, सोशल सेवा भी बिजनेस के जैसी ही तरक्की करती है। जितनी बातें मैंने बिजनेस के लिए बताई वे सब बातें सोशल सेवा को भी एप्लीकेबल होती है। आपका भी डिजिटल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऑनलाइन आपका प्रेजेंस होना चाहिए, आपने भी विश्वास को बढ़ाना चाहिए, लोगों से संबंध बढ़ाने चाहिए। आज जय किशन जी साडा साहब इतना रिलेशन सब लोगों से रखते हैं, तो उनकी बात को सुन के कितने लोग एक साथ आ जाते हैं, ये उनके बारे में विश्वास है। तो ये व्यक्तित्व को बढ़ाना पड़ता है, आगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कोई कमी नहीं जाएगी। आप हिंदुस्तान की धरती पे है तो वहां पे तो यहाँ पे तो दान धर्म का बड़ा लंबा इतिहास है और आज भी बहुत बड़ा काम सब तरफ हो रहा है, कोने कोने में। नहीं हो रहा है। हिम्मत से लगे रहिए, निश्चित रूप से भगवान महेश का आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ श्याम सुंदर जी माहेश्वरी हैं, विचार मंच के संस्थापक। तो श्याम सुंदर जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे चाणक्य जी से आज की प्रेजेंटेशन के बारे में? नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, बस आपका स्वागत है और आपका जो उद्बोधन रहा बहुत शानदार रहा। व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद सर, शुक्रिया। अंकित जी मारू, आपके पास कोई क्वेश्चन हो? अंकित जी मारू विराटनगर के युवा समाज सेवी भी हैं और व्यापारी भी हैं। अंकित जी मारू।
सफल व्यापारी सफल। अच्छा, ये आनंद जी मारू अंकित जी के पिताजी और हमारे अंकित जी, आनंद जी, मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ। आप कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे? मुकेश राठी और महेश बुतरा जी ने हाथ ऊंचा किया है। मुकेश जी राठी आप प्लीज बोलिए। मुकेश जी, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? बिल्कुल आ रही है। राधे राधे। क्योंकि हम एक विचार मंच के कार्यक्रम में व्यवसायिक जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम विचार मंच में बात कर रहे हैं कुछ हमारे पुराने परिष्कृत संस्कारों की, जो समय के साथ परिष्कृत भी होते जाने चाहिए। नई जो पद्धति, व्यापार पद्धति आ रही है, वो कुछ नए ट्रेंड्स भी लाएगी और हमारे जीवन शैली में बड़े बदलाव लाएगी। जनरेशन गैप, क्योंकि अब समय के साथ वो पुराने बात होती जा रही है, लेकिन फिर भी आज भी हमारा 70% जो समाज है वो इसका थोड़ा सा उद्विग्न है, मानसिकता में रहता है। नए व्यापारिक ट्रेंड और हमारी जो मानसिकता है उसमें हम संतुलन कैसे बिठाएं, ये मेरा प्रश्न है। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मानसिक संतुलन ये बहुत बड़ी बात है और मैंने इसको आज ज्यादा यहाँ नहीं छुआ, लेकिन आपको उस समय छुआ जब मैंने कहा कि हेल्थ ऑडिट हमने करना चाहिए। तो हेल्थ ऑडिट के अंदर ये सब बातें आती हैं। माननीय रमेश भाई साहब परतानी साहब ने और रमेश मर्दा जी ने पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन जो बातें की उसमें बहुत सारे सजेशंस दिए, किस प्रकार से वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। मानसिक संतुलन को बनाए रखना बहुत कठिन काम है इस समय पे। साइकेट्रिस्ट का बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है दुनिया के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही है कई लोगों को। तो हम सब लोगों को इसलिए मेडिटेशन, योगासन और स्पिरिचुअलिटी, भजन कीर्तन का साथ लेना ही चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्कुराहट और ठहाके इसमें दवा का रूप काम करते हैं। शुक्रिया। मुकेश जी, मेरे को लगता है आपके सवाल का जवाब मिला होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा था, आपने पूछ लिया, बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन है इसमें एक मेरा, मैंने निजी हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो नया ट्रेंड आ रहा है और पिछले 10 साल में हमारे समाज के बहुत सारे युवा जो चल रहे हैं, लेट एज मैरिज, डबल इनकम नो किड्स, डिंकी सिस्टम, आप समझिएगा। अब नए ट्रेंड में हम वर्क एट होम पे आ रहे हैं वापस। अभी हमारे युवा कहाँ हैं? घर से दूर हैं, उनका वर्क कल्चर अलग है। अब हमारे यहाँ वर्क एट होम, हमारा वर्क कल्चर बदल जाएगा। उस मानसिकता को वापस परिवार से जोड़ना है। अभी तक हम परिवार से अलग रहे हैं, अब हम उसको परिवार के साथ कैसे जोड़ें कि वर्क एट होम कल्चर को कैसे जोड़ा जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो बच्चे हैं वो अभी तक फैमिलीज के साथ नहीं रहे हैं, अब वो फैमिली के पिछले 1.5 महीने से रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवारों में हम ये करें बहुत अच्छा खुशनुमा समय बीत रहा है, कहीं ना कहीं टेंशन भी क्रिएट हुई है। आपकी बात मैं काम करता हूँ और जगह गया भी हूँ। हाँ, मैं समझ गया। मुकेश जी, अभी लगातार आप देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की पुलिस कंप्लेंट्स बहुत बढ़ रही है। समाज के विचारक, चिंतक इस बात पे चिंता जता रहे हैं कि आप तो बच्चों की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को भी एक साथ इतना समय गुजारने की आदत नहीं है। जो ऑफिस और फैक्ट्री दुकान चले जाते थे वो दिन भर घर में बैठे हैं, और मैंने बिजनेस को ऑडिट करने को बोला, वो घर का ऑडिट कर लेते हैं। ये खाना क्यों बनाया, वो साफ सफाई क्यों नहीं किया, ये बर्तन ठीक क्यों नहीं रखा। तो उन लोगों के आपस में आर्गुमेंट्स और झगड़े हो रहे हैं, और इसलिए जो यंग बच्चे जो बाहर रहने की आदत है वो आ गए, तो उनको भी परिवार के साथ जुड़ना कठिन है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले 3 महीने जो समय है ये अनिश्चितता का समय है, और ये घबराहट में और अनिश्चितता में ही जाएगा। हर एक को अपना अपना रास्ता इसमें से निकालना और ढूंढना पड़ेगा, शांति रखते हुए। कोई उपाय या कोई दवा की गोली किसी को मिल नहीं सकती।
हमको अपने संस्कार, अपना परिवार, अपना समाज, अपने बड़े बुजुर्ग, अपनी किताबें, अपना संगीत, यही याद रखकर ध्यान में लेकर इसके लिए बहुत जबरदस्त कोशिश करना पड़ेगा, वरना ये बहुत कठिन काम है। बहुत नए नए प्रकार के प्रॉब्लम्स इसके अंदर और आगे बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ महेश जी भूतड़ा को। हाँ जी, चांडक जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपकी बात मैंने बहुत गौर से सुनी भी और समझी भी। मेरा एक चीज जानना जरूरी समझ में आ रहा था मुझे, वो ये था कि अभी क्योंकि देश के सारे किसान या जितने भी लेबर हैं सब अपने अपने खेतों में पहुंच गए हैं, हाँ जी, और गांव का एरिया बेसिकली देखा जाए तो कोरोना से फ्री भी है। हाँ जी। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम लोग वापस से ग्रीन रिवॉल्यूशन की तैयारी करें और पूरे वर्ल्ड को खाना वापस देने की स्थिति में हिंदुस्तान आ सकता है? क्योंकि अभी पूरा वर्ल्ड भूखा है और सबको अच्छे ऑर्गेनिक फूड, जो आपने जिक्र किया था, हाँ जी, वो टॉपिक बहुत सही लगा मुझे कि हम उस लेवल पे बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन इस पे स्पीडली, क्योंकि समय बहुत कम है। अदरवाइज तो हो सकता है 6 महीने 8 महीने बाद में वापस वर्ल्ड नॉर्मल हो जाएगा। हाँ भूतड़ा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने बहुत तेजी से इसके कदम उठाए हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत ई कॉमर्स के सर्विस सेंटर 3,80,000 जगह पे पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने सैंक्शन किए हैं। ये पूरे डिजिटल हैं। ये कस्टमर को यानी सप्लायर को और खरीदार को ऑनलाइन साथ में लाते हैं और ये ई कॉमर्स के जैसा पूरा काम करना इसने चालू कर दिया है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे कोई खाने की कमी नहीं, हिंदुस्तान में 2 साल का स्टॉक है खाने का, बम्पर प्रोडक्शन है, ज्यादातर चीजों में है हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। बहुत सारी चीजों में हम दुनिया में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आ गए हैं प्रोडक्शन में। आने वाला समय और भी अच्छा आएगा, क्योंकि अभी हम सरकार जो है, हमारी सरकार बहुत गजब काम कर रही है। तो उस वजह से निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो खेती के लिए अच्छा रहेगा और इसलिए लोग अभी शहरों में ज्यादा दौड़ के नहीं आएंगे, वे खेतों में, कस्बों में, घरों में, खुली जगह में, ऑक्सीजन में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। महेश जी, आपको शायद आपके सवाल का जवाब मिला होगा। हाँ, काफी ठीक है जी। और किसी भाई या बहन के पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कर दे ताकि मैं उनको अनम्यूट कर सकूं। किसी के पास, एक्चुअली आप इतने क्लियर थे कि किसी के पास क्वेश्चंस बचे नहीं हैं। दैट वाज विचार ग्लोबल माहेश्वरी विचार मंच की तरफ से आज आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप कुछ प्रोडक्टिव यहाँ से लेके जाएंगे। और एडमिन पैनल की तरफ से राजेश जी चांडक, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। मैं गिरिजा सारडा आप सभी से विदा चाहूंगी। जय राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। वेरी गुड।